हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। तुम कहाँ थी? मेरा मन कितना घबरा रहा था। घड़ी देखो इधर, 8 बज चुके हैं। तुमसे 1000 बार कह चुकी हूँ कि अंधेरा होने के बाद मुझे तुम्हारा घर से बाहर रहना पसंद नहीं है। सॉरी, यह कहकर मैं अपने कमरे में जाकर गुस्से में लेट गई। कौन सा मैं घूमने गई थी? नोट्स ही तो बना रही थी शालिनी के घर। थोड़ी सी देर हो जाए तो हंगामा शुरू। हम अकेले रहते हैं तो क्या? मैंने कहा था अकेले रहने के लिए। मन ही मन मैं बड़बड़ाए जा रही थी कि माँ ने आवाज लगाई, सुधा, खाना लग चुका है, आ जाओ। मेरी इच्छा ना होते हुए भी मैं किचन की ओर बढ़ गई। खाना खाते हुए मैंने माँ से पूछा, माँ, कल हमारी क्लास पिकनिक पर जा रही है। मैं भी। नहीं सुधा, यह संभव नहीं है, और प्लीज कोई बात नहीं इसके आगे। तो ठीक है, मैं कल से घर पर ही रहूंगी, कॉलेज जाना बंद। वैसे भी घर से सुरक्षित जगह और कोई नहीं सकती। शहर भर में गुंडे मुझे ही तो ढूंढ रहे हैं। मैं इसके आगे कुछ कहती कि माँ ने मुझे गुस्से से देखा और मैं खाना छोड़कर अपने कमरे में चली गई। अगर माँ जिद्दी है तो मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी, और यह निश्चय करके मैं अपने कमरे में सोने चली गई। सुबह जब आँख खुली तो 9 बज चुके थे। आज मेरी खैर नहीं। माँ ने आज गुस्से में मुझे उठाया नहीं। लगता है यह सोच ही रही थी कि माँ की आवाज सुनाई दी, सुधा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम्हारा नाश्ता टेबल पर रखा हुआ है। मैंने उठकर दरवाजा बंद किया और माँ के कमरे की ओर मुड़ गई। देखा तो माँ जल्दी से अलमारी की चाबी भूल गई थी। न जाने क्यों मैंने माँ की अलमारी खोल ली। देखा तो सामने लाल रंग की डायरी रखी हुई थी। उत्सुकतावश मैंने उसे उठाया और डायरी ले ली। डायरी लेकर बाहर बालकनी में आकर बैठ गई। मैंने हिचकते हुए उसे पढ़ना शुरू किया। समीर, तुम्हें इस दुनिया से गए आज पूरे 2 महीने बीत गए हैं। तुम्हारे बगैर जीने की कतई इच्छा नहीं है, पर तुम मुझे जीने की वजह दे गए हो। मेरी कोख में तुम्हारी निशानी है। घर का माहौल तनावग्रस्त रहता है। अम्मा बाबूजी को एक और तो तुम्हारे जाने का गम है, और दूसरी ओर मेरे पापा मम्मी का बढ़ता हुआ दबाव। पापा चाहते हैं कि मैं अपनी कोख को खत्म कर दूं, जिससे वह मेरी दोबारा शादी करवा सके। मैं जानती हूँ इस संसार में सबसे बड़ा दुख संतान का होता है। उनकी बेटी छोटी सी उम्र में विधवा हो गई। यह दुख पहाड़ से भी बड़ा है, और यही वजह है वह मेरी शादी करवाना चाहते हैं, पर मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं भी तो माँ बनने जा रही हूँ। कैसे अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए अपने बच्चे को? मैं ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकती। तुमने जो मुझे प्यार दिया है, मैं उसके सहारे अपना सारा जीवन निकाल लूंगी। अम्मा बाबूजी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। उनकी आंखें हर पल तुम्हारे रूप में अपने पोते का इंतजार कर रही है, पर डर लगता है कि अगर उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई तो मेरा क्या होगा। जिसका डर था वही हुआ। अम्मा बाबूजी की उम्मीद टूट गई। मैं अपनी गोद में सुधा को पाकर बहुत खुश हूँ। तुम भी तो यही चाहते थे समीर। सुधा चांद का टुकड़ा है, पर चांद की तरह उस पर भी दाग है, दुर्भाग्य का दाग। इस संसार में वह बच्चा दुर्भाग्यशाली ही तो कहलाएगा जिसके पास पिता की छांव ना हो। समीर, मुझे अम्मा बाबूजी का व्यवहार पीड़ा पहुंचाता है। सुधा को वह गोदी में लेना भी पसंद नहीं करते। उनकी नजरों में वह मनहूस है जो इस दुनिया में आने से पहले ही अपने पिता को खा गई। समीर, आज मैंने बाबूजी का घर छोड़ दिया क्योंकि मुझसे पल पल अपनी बेटी का अपमान अब बर्दाश्त नहीं होता। सुधा अभी तो छोटी है, पर जिस पल उसे खुद के लिए
अम्मा बाबूजी की नफरत समझ में आएगी, वह तो टूट जाएगी। अम्मा ने कल रात को उसे अपने कमरे से यह कहकर भगा दिया था कि वह मनहूस है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची इतनी नफरत के बीच में पले। माँ के लिखे एक एक शब्द मेरे अस्तित्व को झकझोर रहे थे। मैंने डायरी का अगला पन्ना पलटा। समीर, मैं बहुत थकने लगी हूँ। पिता और माँ दोनों की जिम्मेदारियों का निर्वाह करते करते मैं खुद क्या हूँ भूल जाती हूँ। सुधा अपने दादा दादी के बारे में पूछती है। उसकी खुशी के लिए मैंने एक दिन घर फोन करके आने के लिए पूछा था, पर बाबूजी ने कहा कि हम दोनों उनके लिए मर चुके हैं। रिश्तों की भीड़ में हम अकेले हैं। मम्मी पापा के पास चाहकर भी नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ भाभी की संकित निगाहें मुझे भीतर तक टटोल लेना चाहती है कि कहीं मैं उनके घर पर कब्जा जमाने तो नहीं आ गई। मम्मी पापा बेबसी से मुझे देखते हैं। वह स्व भैया भाभी पर निर्भर है। अब मेरा क्या होगा मैं नहीं जानती। अब सुधा ही मेरा सारा संसार है। आज पहली बार मैंने सुधा पर हाथ उठाया है। मुझे इसका बहुत दुख है। क्या करूं? उसके परीक्षा में नंबर कम आए हैं। अगले साल बोर्ड है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं क्या करूंगी? हर तरफ सिर्फ एक ही बात होगी कि बिन बाप की बच्ची है, इसलिए ऐसा हुआ होगा। मैं हर पल सूली पर खड़ी होती हूँ, जहाँ मेरा चरित्र, मेरे गुण, मेरा सब कुछ मेरे अकेले होने से जाता है। यहाँ तक कि मेरा मातृत्व भी हमेशा प्रश्नों के कटघरे में खड़ा रहता है। आज सुधा का कॉलेज का पहला दिन है। समीर, तुम्हारी बिटिया बड़ी हो गई है और मैं कमजोर। अभी तक तो मैंने उसे अपने आंचल में छिपा कर रखा था, पर क्या अब मैं उसे समाज की गंदगी से दूर रख पाऊंगी? वह भी तो दूसरी लड़कियों की तरह जीना चाहेगी। क्या मैं उसे यह आजादी दे पाऊंगी? आज बहुत डर लग रहा है। सुधा अगर भटक गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं यहाँ क्या सोच रही हूँ? आज का दिन मेरे लिए बहुत बुरा था। आज ऑफिस में मिसेज भटनागर कह रही थी कि मुझे सुधा पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए। बिन बाप की बच्ची है, कहीं भटक गई। मैं इसके आगे कुछ नहीं कह पाई। क्या मुझसे भूल हो गई है? क्या मुझे मम्मी पापा की बात मान लेनी चाहिए थी? मैंने खुद के लिए कभी ना खत्म होने वाला अकेलापन चुना है, जिससे मेरी बच्ची सुरक्षित रहे। पर क्या मेरी सुरक्षा की परिभाषा गलत थी? क्या मेरे साथ साथ मेरी बच्ची को भी हर पल अग्नि परीक्षा देनी होगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पर कैसे? सुधा अब 22 साल की हो गई है। मुझे उसके भविष्य की चिंता हो रही है। कुछ ही सालों में वह अपने घर चली जाएगी। कैसे उसके लिए एक अच्छा जीवन साथी खोजूं? काश तुम मेरे पास होते। सुधा के जाने के बाद मैं क्या करूंगी? कितना अकेलापन होगा, सोचकर भी डर लगता है। यह आखिरी पन्ना था। नजरें उठाकर देखा तो 4 बजने को थे। मेरा मन ग्लानि से भर उठा था। क्यों नहीं समझ पाई मैं अपनी माँ की तकलीफ को। माँ के प्रति अपने किए गए हर बुरे बर्ताव पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अब ऐसा नहीं होगा। माँ, मैं आपका सहारा बनूंगी और आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। मन में यह संकल्प करके मैंने माँ की डायरी यथावत अलमारी में रख दी, हमेशा से बिल्कुल अलग। मैं माँ को हर बोझ कम कराना चाहती थी, इसलिए छत पर सूखे हुए कपड़े उतारने गई तो ट्रक की आवाज सुनकर मैं चौंकी, पर देखा तो पड़ोस के घर में सामान उतर रहे थे। मैं सोचा होगा कोई, यह सोचकर कपड़े लेकर मैं नीचे आ गई। अपने कमरे में कपड़े रखकर मैं पलटी ही थी कि डोरबेल बजी। 5:30 बज गए। माँ ही होगी, यह सोचकर दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा खोला तो सामने माँ की उम्र के एक व्यक्ति खड़े थे। नमस्ते बेटा, मैं डॉक्टर विजय हूँ। मैं आपका पड़ोसी। मैंने आपके पड़ोस वाला घर खरीदा है। क्या आपके पास 500 रुपए के खुले होंगे? उनके इस प्रश्न पर मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और थोड़ी देर में उन्हें 100 के 5 नोट लाकर दे दिए। इस पहले परिचय के बाद अब डॉक्टर विजय
से हर सुबह मेरी मुलाकात कॉलेज जाते हुए होती रही। मैं उन्हें नमस्ते करती और वह मुस्कुराकर कहते, खुश रहो बेटा। मैं अब पहले वाली सुधा नहीं रही थी। मेरी माँ मेरे जीवन का केंद्र बिंदु बन गई थी। उनके ऑफिस लौटने से पहले मैं हर हालत में कॉलेज से लौट आती और माँ के आते ही चाय बनाकर लाती। जब वह खाना बनाती तो उनके साथ किचन में उनका हाथ बटाती। मेरा यह व्यवहार शुरू में माँ को थोड़ा अटपटा जरूर लगा और उन्होंने एक दो बार पूछा भी, सुधा क्या बात है, कॉलेज से जल्दी आ जाती हो, किसी दोस्त से झगड़ा हो गया है क्या? माँ के इस सवाल पर मैं सिर्फ मुस्कुराकर रह जाती। एक दिन जब कॉलेज से लौट कर आई तो देखा माँ घर पर है। अभी तो सिर्फ 3 ही बज रहे हैं और माँ घर पर है, सब ठीक तो है? यह सोचकर मैं सीधे माँ के कमरे की ओर गई। देखा माँ बिस्तर पर सो रही थी। माँ ने जैसे ही उन्हें उठाने के लिए मैंने अपना हाथ लगाया तो पाया कि उन्हें तेज बुखार है। माँ, आपको तो तेज बुखार है। मेरे स्पर्श से माँ जाग गई। मैंने माँ से पूछा, माँ आपने दवा लिया या नहीं? माँ ने बोला कि मैंने दवा ले लिया। फिर माँ को ज्यादा कुछ खाने का मन नहीं था, इसलिए रात को माँ ने जैसे मुझे समझाया मैंने वैसे ही उनके लिए दलिया भी बनाया। पहली बार तुमने कुछ बनाया है मेरी बिटिया, अब बड़ी हो गई है। यह कहकर माँ ने मेरे माथे को चूम लिया था। मैं रात को माँ के पास ही सो गई।